नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और आप सभी का अभिनंदन है। एक बार सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज 9वां पेपर है। और कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि बीच में मुझे पता भी नहीं चला कि 10 क्वेश्चन तक तो बिल्कुल आवाज़ नहीं थी और उसके बाद में भी आवाज़ बहुत धीरे थी। फिर भी आप लोगों ने जो मतलब तत्परता और एक तरह कहते हैं तन्मयता दिखाई है, उसके लिए मैं आपका करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के लिए। सबसे पहले आप ईमानदारी से आज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कल भी एक कमेंट देखा कि 500 होने ही वाले थे कि एकदम से आवाज़ चली गई और सर सारा वो कहता ना कि सारी मेहनत पे पानी फिर गया। कल पेपर बहुत अच्छा था, काश आवाज़ नहीं जाती। खैर, आज भी मैंने पेपर में जान फूंक दिया। आप देखेंगे सरल और कठिन का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। उससे पहले, हाँ, शेयर कर दिया ईमानदारी से। देखो, आप सबसे पहले ये मान के चलिए, आप इतने जने देखते हो तो जितने देखते हो उससे ज्यादा लाइक्स होने चाहिए ना वीडियो पे, क्योंकि आजकल समय ही ऐसा है, जो दिखता है वही बिकता है। कल मैं देख रहा था एक चैनल पर 900 हजार के करीब लाइव चल रहे थे, जबकि वहां पर मैं ऐसा आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये देखा कि मैंने कहा यार, मैं तो इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, फिर क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि स्टूडेंट्स को, हाँ बाद में आप अच्छे देख रहे हो लेकिन कम से कम एक पेपर में तो आप आओ। आज 9वां पेपर है, आज आपको आना चाहिए था। आज ये मैंने बोला था, अगर आज आप नहीं आते हो तो इसका मतलब यह है कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिर्फ अपने से मतलब रखते हो, सर से कोई मतलब नहीं है। जबकि देखो सर आपके लिए क्या आज गुड न्यूज लेकर आए हैं, वो भी ध्यान से सुने। देखिए, मैंने आज टेलीग्राम पे एक सर्वे करवाया था कि कौन से स्टूडेंट बीकानेर से हैं, कौन से बाहर से हैं। सबसे पहले मैं ऑफलाइन की बात करूंगा, फिर ऑनलाइन की बात करूंगा। मैं दोनों को ही निराश नहीं करूंगा। जो भी बीकानेर या बीकानेर के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि जो आज 9वां पेपर है और जो 10वां पेपर है, वो 10वां पेपर मैं चाहता हूं कि आपका ऑफलाइन करवाया जाए। और बिल्कुल मतलब एक यूं मान लीजिए कि निःशुल्क ही होगा एक तरह से वो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा कोई चार्ज वगैरह हो। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ऑफलाइन अपने आप में बहुत जबरदस्त है। आप जब आके बैठोगे एक नई जगह जो आपने इससे पहले नहीं देखी, वहां अगर आप बैठोगे और बैठ के पेपर हल करोगे तो यकीनन आपको उसका फायदा मिलेगा। वो 2 घंटे आपके बेकार जाया नहीं जाएंगे, मैं वादा करता हूं आपसे। बहुत ही स्तरीय पेपर मिलेगा आपको। उस पेपर में अगर आप 130 140 क्रॉस करते हो, माइनस मार्किंग कम जाते हो, तो बहुत जबरदस्त आनंद आएगा आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑफलाइन वालों को सिर्फ और सिर्फ 70 23 92 97 87 इस नंबर पर सिर्फ अपना नाम और उसके आगे कॉमा करके बीकानेर इतना लिख के मुझे व्हाट्सअप कर देना। इसके अलावा कोई मैसेज मत करना, ताकि मुझे वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाए कि हाँ ये बीकानेर से स्टूडेंट, ताकि मैं उनके पहले नंबर सेव करूं और उन तक फिर मैं कांटेक्ट कर लूंगा कि उनसे कैसे कांटेक्ट करना है। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें विस्तृत सूचना दूंगा कि टेस्ट होगा कब। टेस्ट में बता दूं आपको, कल नहीं रखेंगे अपन, परसों की डेट में टेस्ट रखेंगे, है ना। कल मैं आप सबसे कांटेक्ट कर लूंगा, जगह बता दूंगा। जगह देखिए, जहां अब तक मैं टेस्ट करवाता था वहां नहीं होंगे, मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इस मैनेजमेंट की कमी ने मुझे इतना ज्यादा मतलब हीरो से विलेन बना दिया है स्टूडेंट्स की नजर में। जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं, वो कईयों की नजर में कि सर आपकी कुछ मैनेजमेंट नहीं है, आपका मैनेजमेंट जीरो है। बिल्कुल है, तो बिल्कुल स्वीकार करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि भरोसा किया, भरोसा टूटा तो उसका नुकसान हुआ। लेकिन अब मैं वापस अकेले के दम पर कर रहा हूं और बहुत जबरदस्त आनंद भी आ रहा है। और देख लीजिए आप मेहनत क्या चल रही है। तो ये पेपर जहां तक मैं हो सकता है अपने घर पे ही करवाने का विचार है मेरा, ताकि मैं खुद वहां मौजूद रहूं और आपको पेपर देकर आराम से ओएमआर सीट वगैरह देकर, फिक्स टाइम पे आप पेपर स्टार्ट होगा, फिक्स टाइम पे ऑफ होगा, ओएमआर सीट ली जाएगी, आप चले जाओगे। और उसी जिस वक्त आपके पेपर चल रहा होगा उसी वक्त ऑनलाइन का स्टार्ट होगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का एक ही समय रहेगा, एक ही समय पेपर स्टार्ट होगा, एक ही समय ऑफ होगा। 14 तारीख को टाइम वगैरह मैं कल सूचना दूंगा ग्रुप में। एनडीसी क्लासेस, ये लिंक में अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें एनडीसी क्लासेस, तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। आप नहीं मिल रहा है तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया, 70 23 92 97 87। इस नंबर पे आप मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, आपको लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ें। तो ये तो सूचना है ऑफलाइन की। मैं फिर कह रहा हूं, बीकानेर या बीकानेर के आसपास कहीं से भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके संगी साथी हैं, आपने अगर अच्छी तैयारी कर रखी है तो एक बार 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, बल्कि 6 या 7 8 दिन पहले आप इसको अभी तक आजमाएं। पता चलेगा कि कौन सा पार्ट अभी तक भी आपका कमजोर है। और इतने 9 पेपर करने के बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपको कितने याद रहे। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए अनुभव के महत्व समझे। मैं जो अनुभव से बोल रहा हूं उसकी अहमियत समझे। ऑफलाइन दीजिए, आप जरूर दीजिए। और ये पेपर आपको बताया कि सारा बर्डन तो मुझे पे है, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं इसकी क्या अहमियत निकलेगी। दूसरा, जो ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन साथी,
कई मैसेज आए, सर हमें क्यों निराश कर रहे हो? आपको निराश नहीं करेंगे सर, आप कोटा, हम कोटा से नहीं आ सकते बीकानेर। आपको क्या करना है, हिंदी पॉइंट डाउनलोड करना है, और मैं कल की डेट में जो है वो इस एनडीसी क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल, इस पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मैं हर जगह लिंक शेयर कर दूंगा और उस पर लिख दूंगा कि भाई ये पेपर इतने बजे यहां होगा, तो आपको वो डाउनलोड करना है। कल मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे भी आपको पता लग जाएगा। आपको वो, आपका 11 रुपए चार्ज लगेगा, मैं बता देता हूं ऑनलाइन वालों का, ये बता देता हूं, 10 से 11 रुपए चार्ज रहेगा। आपको पेपर वो ज्वाइन करना है, पेपर फिक्स टाइम पे आएगा और फिक्स टाइम पे अपने आप क्लोज हो जाएगा, और आपकी 500 1000 जने जितने भी देते हो, आपकी रैंक तुरंत निकल आ जाएगी। आप टॉप 10 में हो, 20 में हो, कौन सी रैंक आ रही है, तो आप जहां भी हो, ये 10वां जो पेपर होने वाला है, इसको आप पहले ऑनलाइन ऑफलाइन दोगे 14 तारीख को। उसके बाद इस टाइम पे रोज रात 9 बजे की तरह मैं इस पेपर को हल करवाऊंगा। आपके कौन से प्रश्न गलत हुए, आपने क्या लॉजिक लगाया, क्या सोचा, ये चीज उस दिन पता लगेगी। तो उम्मीद करता हूं, बाकी सूचना कल दूंगा, अभी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो जैसा कि आज नवा पेपर है, ज्यादा से ज्यादा लाइव रहोगे, ये हमने प्रॉमिस किया था, और अगर आप नहीं आते हो तो यकीनन ये तो वो थोड़ी स्वार्थ वाली बात हो जाएगी कि हाँ हमें अपनी जरूरत है तब आते हैं, है ना, अच्छी बात नहीं है। देख लो भाई, चलिए भाई, वंदे वाणी विनायको हम स्टार्ट करते हैं आज, मां सरस्वती का नाम लेकर पेपर, है ना। वंदे वाणी विनायको, हे ईश्वर आपकी, आपका भविष्य जो है वो बने और उसमें एक छोटा सा योगदान मेरा भी रहे। चलिए दोस्तों, तो सरल और कठिन का मिश्रण देखिए। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। आप जानते हैं कि इनमें से दो शब्द बिल्कुल अशुद्ध है। राष्ट्रीय जो है वो विशेषण है, राष्ट्रीय क्या है? विशेषण है, और ता लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए, चाचा संज्ञा सबसे विशेषण क्या बनेगा? चाचा का विशेषण क्या बनेगा? चाची, चारा, चचेरा, चाचा को। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चचेरा। क्या हो जाएगा? चचेरा। 3 नंबर क्वेश्चन, कोई उसे आवाज दे रहा है, कोई, इस कोई में सर्वनाम कौन सा है? आप जानते हैं कि कोई सर्वनाम किस में आता है, तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। वो सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम होता है कोई में? कोई, किसी, कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे चलते हैं, मैं अपने आप कर लूंगा, वाक्य में आप शब्द किस सर्वनाम का है? मैं अपने आप कर लूंगा, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? तो इसमें तो पहले से ही आपको आंसर बता दिया है, और आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वनाम संबंधी शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें से 3 शुद्ध हैं। ओके चल रहा है सब? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज एकदम फुल है? ओके ठीक है। सर्वनाम संबंधी शुद्ध वाक्य, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे घर जा रहे हैं, मैं मेरे बाबा में सब, मैं मेरे बारे में सब जानता हूं, मुझे एक कहानी लिखनी है। तो इसमें ये पूछ रहा है शुद्ध, शुद्ध कौन सा है? मुझे एक कहानी, क्योंकि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, यहां तीनों जगह अपना आएगा। क्लियर बात है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बनी विशेषण है? मतलब तीनों के तीनों शब्द जो हैं वो संज्ञा से विशेषण बने हैं, तो किस समूह में ऐसा है? फटाफट आंसर दीजिए। देखें, पौराणिक, मानवीय, लखनवी, आलसी। पौराणिक, मानवीय, लखनवी, आलसी, पैतृक, लिखित, वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू, श्रमिक, विदेशी और बनावटी। बताएं, देखें फटाफट बताएं। तो आप जानते हैं, देखिए इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौराणिक, मानवीय और लखनवी, क्यों? पुराण, मानव और लखनऊ से बना है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? हक, छा, हकीम, हलवाई। एक शब्द है जो विदेशी नहीं है, देखते ही आपने पता लगा लिया होगा। राइट आंसर हो जाएगा छाह। क्या हो जाएगा? छाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। इनमें से एक शब्द है जो देशज नहीं है, इसका मतलब 3 देशज है, एक देशज नहीं है। नहीं है वाले प्रश्न को ध्यान से समझना, झंडा जो है वो देशज नहीं है, बाकी तीनों के तीनों क्या है? देशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वह काम प्रतिदिन करता हूं, मैं वह काम प्रतिदिन करता हूं, इस वाक्य में प्रतिदिन जो है वो कौन सा अव्यय है? रीतिबोधक, परिमाण, स्थान, काल। इन चारों में से एक आंसर है और आपको आंसर देना है, और आप जानते हैं आंसर क्या होगा? रीति, परिमाण, का, स्थान, काल। तो प्रतिदिन किस में आता है? काल बोधक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम बिल्कुल जाया नहीं करूंगा, जहां सोचने के लिए टाइम दूंगा वहीं दूंगा सिर्फ। आप सभी बारी बारी से प्रसाद ग्रहण कीजिए, ये मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि बारी बारी में कौन सा आएगा? प्रसाद ग्रहण कीजिए, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है, रीति, स्थिति, स्थान, परिमाण। बताएं, देखें इसमें से कौन सा होगा? कईयों ने आंसर दे दिया रीति, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर होगा परिमाण बोधक। कौन सा होगा? परिमाण। ये मैंने पहले चर्चा कर रखी है इस पर। आगे चलते हैं, संयुक्त वाक्य कौन सा है? आपको बताना संयुक्त वाक्य। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सहकारी बनो, दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस आए। छात्रों ने
छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भारतनाट्यम प्रस्तुत किए। ये वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। बताइए इसमें संयुक्त कौन सा है? ये मिश्र वह बाकी खैर एक ही है जो संयुक्त है। दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए। आगे चलते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? 3 मिश्र है और 1 मिश्र नहीं है। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। यहां पे किंतु आ गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 12 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि क्या होती है? ए ओ अर महर्षि पावक अभ्युदय मतेक्य। देखते ही आपने तुरंत बता दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि। ठीक है ना, महाधन ऋषि। इसका क्या हो जाएगा? पोधन अक। इसका क्या हो जाएगा? अभिधन उदय। क्या हो जाएगा? अभिधन उदय। इसका क्या हो जाएगा? मतधन ऐक्य। है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ओ अर। आगे चलते हैं। किस समूह में सभी शब्द संधि रहित है? यानी एक ऐसा ऑप्शन है जहां एक भी शब्द संधि का नहीं है, जिसके संधि विच्छेद नहीं होता। कपाट, ललाट, दीप, पुरुषार्थ, चरितार्थ, निरर्थक, साम, रेखांकित, प्राणांत, चंद्रमा, नरांतक, सत्यार्थ। तो आपने आंसर देख लिया होगा। इसमें इनका संधि विच्छेद नहीं हो रहा। बाकी में चाहे यहां हो रहा है, 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 सब जगह हो रहा है। एक एक शब्द नहीं बल्कि सारे शब्दों की बात हो रही है। ऐसा चंद्रमा में क्या दोगा? नहीं हो रहा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है। मेरे लिए मान सम्मान और यश अपयश निरर्थक है। वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी 3 भाववाचक संज्ञा, 1 भाववाचक संज्ञा नहीं है। फटाफट आंसर बताओ। देखिए कौन सा नहीं है? मान, यश, अपयश, निरर्थक। तो इसमें आपको पता चल गया निरर्थक ये विशेषण है। क्या है? ये विशेषण है। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन ने, तो तीसरे लोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसमें कौन सा समास है? जल्दी से बताओ। तीसरे लोचन होगा या 3 है लोचन जिसके बहुव्रीहि समास होगा? समझ गए आप? अगर यूं होता ना, शिव ने अपने त्रिलोचन से, तब वहां पे कौन सा हो जाता? द्विगु हो जाता। लेकिन यहां सीधा त्रिलोचन आया है इसलिए बहुव्रीहि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। विश्वंभर में समास कौन सा है? नया तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, लुप्त, कारक चिन्ह तत्पुरुष। बताइए देखिए विश्वंभर में समास, तो विश्वंभर में समास होगा दोस्तों अलुक तत्पुरुष है। कैसे होता है मैंने आपको बता रखा है। युधिष्ठिर, विश्वंभर, धनंजय, है ना, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अलुक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कारक की विभक्ति किसी न किसी रूप में साथ में रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कृदंत प्रत्यय कौन सा है? कृदंत और तद्धित प्रत्यय को आपको पता होना चाहिए। कृदंत प्रत्यय कौन सा है? तो आप देखें लुहार, मालदार, तेली, लेखक, इनमें से कौन सा कृदंत प्रत्यय है? तो चलिए इसमें देखते हैं। आप देखेंगे लेखक, ये जो है कृदंत प्रत्यय है ना। जो क्रियाओं यानी धातुओं से जिनका निर्माण होता है वो कृदंत होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो विकारी शब्दों से होता है वो होते हैं कौन से? तद्धित होते हैं। आगे चलते हैं। किस शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पंकिल, वासुदेव, दैत्य, काव्य। बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें से कुछ तो सीधा जाएंगे कहां पे? पंकिल पे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? वासुदेव, है ना। इसमें आप जैसा कि जानते हैं फर्स्ट ग्रेड हिंदी की जो है वो आंसर की आ चुकी है। 7-8 क्वेश्चन डिलीट किए हैं उन्होंने, और 2-3 क्वेश्चंस के आंसर जो है उन्होंने ऐसा लगता है थोड़े, मुझे लग रहा है गलत माने हैं। तो उस पर हम फर्स्ट ग्रेड के लिए भी चर्चा करेंगे, लेकिन कल या परसों करेंगे, क्योंकि अभी तक रिट लगाने की बारी आएगी तब लगाएंगे हम, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन के आंसर उन्होंने बिल्कुल गलत माने, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। निम्न में से किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? सुपात्र, सुडोल, सुरेश, स्वल्प। इसमें एक ऐसा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग के रूप में नहीं आया है, और वो शब्द है सुपात्र, सुडोल, सुरेश, स्वल्प। तो कौन सा है? सुरेश है। कौन सा है? सुरेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रार्थना, प्रतिध्वनि, प्रतिवादी, प्रत्येक। प्रति उपसर्ग नहीं है, बताओ देखें। तो सिंपल है ये, तो यहां प्रा आ गया तो कौन सा हो जाएगा? प्रार्थना। पहले व्याकरण के आ रहे हैं, अभी तक साहित्य आना बाकी है। ठहर जाओ तुम लोग, है ना। इन निम्नलिखित में से मुहावरे का गलत युग्म, यानी एक ऐसा है जो गलत है। अब बताओ इनमें से गलत कौन सा? एड़िया किसना, दौड़ भाग करना, उल्टी माला फेरना, अहित सोचना, गीदड़ भभकी, दिखावटी गुस्सा, गाल फुलाना, बकवास करना। बताइए देखिए क्या होगा इसमें? तो राइट आंसर इसका जो होगा वो आपने सबने उत्तर दिया कि नहीं दिया? दे दिया। तो राइट आंसर होगा डी, गाल फुलाना, बकवास करना नहीं होता। बाकी तीनों के तीनों जो हैं वो सही हैं। आगे चलते हैं। भीख मांगे, आंख दिखावे, लोकोक्ति का भावार्थ क्या? बड़ों से अधिक छोटों द्वारा दिखावा, असमर्थ होकर भी अकड़ना, चतुराई से दूसरों को विपत्ति में डालना, मूर्ख किसी भी वस्तु की कद्र नहीं जानता। तो जो भीख मांगे और आंख दिखावे, एक तो हम दया करें और वही हमें आंख दिखाए, यानी असमर्थ होकर भी हमारे सामने क्या करना? अकड़ करना, है ना। असमर्थ होकर भी अकड़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग।
निम्न शब्द समूहों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है? मिष्टान, महत्व, उज्जवल, वापस, उपयुक्त, चिन्ह, स्वादिष्ट, दवाइयां, गोवर्धन, संवर्धन, श्राप, कैलाश, कनिष्ठ, जागृति, कबड्डी, लघुत्तर। एक ऐसा समूह है जहां पर चारों के चारों शुद्ध है, बाकी तीन में कोई में एक गलत है, कोई में दो गलत है। बताओ देखें किस में शुद्ध है? तो आप जानते हैं डी ऑप्शन में चारों शुद्ध है। यहां देखो ये गलत पड़ा, ये गलत पड़ा, है ना, ये गलत पड़ा, तो ये काफी गलत आ गए। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष आगे बढ़ना, और नीचे आने को उपकर्ष बोलेंगे क्या, या रास, या पतन, या अपकर्ष, क्या बोलेंगे? तो आप जानते हैं, आपने राइट आंसर दे दिया होगा। राइट आंसर होगा अपकर्ष। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्या होगा राइट आंसर? दिखाना, नहीं साइलेंट कर दे, ठीक है। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द है रास, पतन, उपकर्ष या अपकर्ष। हाँ, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि जो 10वां पेपर होगा, कई लोग फिर कमेंट करेंगे कल की डेट में, सर आज क्लास नहीं है क्या, सर आज क्लास नहीं है क्या। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये 9वां पेपर है। जो 10वां पेपर होगा, जो 10वां पेपर होगा वो होगा 14 दिसंबर को, यानी परसों। कब होगा? परसों होगा, ठीक है ना, 14 दिसंबर परसों होगा, ठीक है। ये पेपर पहले ऑफलाइन होगा, ये पेपर पहले इस बार ऑफलाइन होगा, और ये पेपर ऑनलाइन भी होगा। ये पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। ऑफलाइन का जो पता है और जो समय है वो दोनों आपको कल की डेट में, जो एंड ये 70 23 92 97 87 इस नंबर को सेव कर ले और मैसेज कर देवें, ताकि आपके नंबर सेव कर लिए जाएंगे, ताकि आपको स्टेटस भी दिखाई दे जाए। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे NDC क्लासेस आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो भी आपका आ जाएगा, जैसे आप सर्च करते हैं ना कोई चीज, है ना। चलिए, और ऑनलाइन वालों को बता दूं, आपका यह टेस्ट जो होगा हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर होगा। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर रखा है तो भी अच्छी बात है, कल आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन देखें। ये होगा 14 तारीख को। 10वां पेपर कब होगा? 14 तारीख को होगा। कल मैं आपको कोई और क्लास दूंगा, कोई जबरदस्त क्लास देने का इरादा है मेरा, तो वो क्लास दूंगा मैं कल। तो यह है 14 दिसंबर को 10वां पेपर होगा, ठीक है। तो आप तैयार रहें, बढ़िया, और ऑनलाइन ऑफलाइन जरूर देवें। ऑफलाइन देने से फायदा होगा। बीकानेर के आसपास के और बीकानेर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे इस नंबर पर नाम और अपना नाम के आगे कॉमा करके बीकानेर लिख के व्हाट्सअप कर दें, इसके अलावा कुछ नहीं लिखें। मैं संपर्क कर लूंगा और आपको कल की डेट में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के टेलीग्राम चैनल पर लिंक डालूंगा, उसे देख लेना। 5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें पूरी सूचना मैं दे दूंगा। तो आप तैयारी रखें और थोड़ा सा रैंक भी देखें कि आपकी कौन सी रैंक आ रही है। आप रैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये देख लेना आप 130 प्लस क्रॉस कर रहे हो क्या, जनरल ओबीसी मोस्टली, जनरल ओबीसी मोस्टली, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। जनरल ओबीसी 130 प्लस क्रॉस कर रहे हो क्या, तो आप बहुत अच्छी दौड़ में हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन। हाँ, एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए, आज मैं बीच बीच में बोलता चलूंगा, है ना। मैंने कहा था 9वें पेपर में आप सारे आओगे आज, लेकिन आज भी आप शायद बहुत कम हो। हलाहल शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? विष, सुधा, दूध या गरल, इसका विलोम शब्द क्या होगा? हलाहल विष को ही तो बोलते हैं, सुधा, दूध, गरल, तो इसका क्या हो जाएगा? सुधा। सुधा यानी अमृत। 26 क्वेश्चन हो गए। 27वां क्वेश्चन देखिए, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? सुधा, पीयूष, दुग्ध, धवल, धरा, अधरा, आदान प्रदान। बताओ देखें कहां पर, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? बताओ देखें। और तो सुधा, पीयूष, दुग्ध, धवल, ये तो बिल्कुल गलत है ना। आगे देखिए, निम्न शब्दों में से सुनक शब्द का पर्यायवाची शब्द छांटिए। सुनक किसे कहते हैं? सुनक कहते हैं गधे को, तोते को, कोयले को, कुत्ते को, तोते को, गधे को। बताओ किसको कहते हैं? तो सुनक बोलते हैं कुत्ते को। किसको बोलते हैं? आगे चलते हैं। कार्य करने की इच्छा को क्या बोलते हैं? कार्य करने की इच्छा को एक शब्द में अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। चिकित्सा, चिकित्सा होता है, ये चिकित्सा नहीं होता है। चिकित्सा, कार्येच्छा, अभिप्सा, तितिर्सा। बताओ देखें क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चिकित्सा। क्या हो जाएगा? चिकित्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पान शब्द का एक अर्थ होता है, तो इसका दूसरे अर्थ क्या है? भाई पान शब्द का एक अर्थ होता है, इसका तो इसका दूसरा अर्थ क्या है? पान। अच्छा, तो दूसरा अर्थ हो जाएगा तांबुल। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तांबुल।
हरि शब्द का अर्थ नहीं है विष्णु, बंदर, वायु, बलराम। इसमें से हरि शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? विष्णु, बंदर, वायु, बलराम। तो देखिए हरि विष्णु बंदर वायु सबको कहते हैं, लेकिन बलराम को हरि नहीं कहते हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का घोतक है? मैं अपना काम कर रहा था, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था। मैंने अपना काम किया, मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूछ रहा है पूर्ण भूतकाल, तो पूर्ण भूतकाल आपको देखते ही पता लग गया होगा, क्योंकि वो काम कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए देखें, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, चंदन, पता, सभा। तो देखते ही आपको अंदाजा लग गया होगा कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है भाई। जो है वो सभा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर बात है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ओठ, अक्षत, प्राण, ये सभी। ये प्रश्न पहले आया हुआ भी है, इसका राइट आंसर देना भाई। पहले भी गलत दिया था बहुत जनों ने। इसका राइट आंसर जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो तीनों यही शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आज पहले व्याकरण है, फिर साहित्य, काव्य, इस तरह चलेंगे आज, है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में निर उपसर्ग से बने शब्द नहीं है? निरपराध, निर्धन, निरोग, न्यून, न्याय, निष्काम, निर्वलंब, निर्जर, निरादर, नीरस, निर्दोष, निराहार। ये क्या पूछ रहा है? निर उपसर्ग से बने शब्द नहीं है। तो बताओ देखें। बहुत ही बढ़िया। सोचो, इसमें 3, 6, 9, 9 शब्द निर से बने हुए, 3 शब्द निर से नहीं बने हुए, और वो आपको आंसर मिल गया होगा न्यून, न्याय और निष्काम। सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक मानी जाती है? बताओ। 36 नंबर क्वेश्चन है। सीता वाद्य जो है वो किस वाद्य यंत्र, सॉरी शिक्षक सामग्री है का क्वेश्चन है। बताओ देखें। दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य। जल्दी से बताओ देखें। सीतावाद्य, सीतावाद्य दृश्य या श्रव्य? तो ये क्या है? श्रव्य। 36 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा? आप शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े से देखना आप। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु, देखो इस शब्द पे गौर करना, भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल क्या है? सबसे प्रबल पक्ष जो है वो क्या है? शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण, ग्रहण आप ग्रहण करोगे तब किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सुनना, पढ़ना, लिखना, या सुनना, पढ़ना। तो राइट आंसर सुनकर और पढ़कर तो अधिग्रहित करोगे, या और कोई तरीका होता है आपके पास अधिग्रहित करने का? आगे चलिए। पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किसमें प्रारंभ करवाना चाहिए? बताओ देखें। पहली कक्षा में आप जब फर्स्ट क्लास में बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान करवा रहे हो, तो वो अक्षर ज्ञान करवाओगे, वाक्य रचना, रंग बिरंगे चित्रों से करवाओगे, वार्तालाप से करवाओगे, किससे करवाओगे? तो आपका दिमाग जो बोल रहा है ना वो सही आंसर है, और वो आंसर आपका दिमाग ये बोल रहा है कि रंग बिरंगे चित्र होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत से पढ़े। और जब रंग बिरंगी किताबें आती थी ना, हम सबसे पहले किताब को यही खोल के देखते थे कि चित्र किसमें ज्यादा है, वही किताब अच्छी है। सब हम यही देखते थे, क्योंकि बच्चे थे ना। बच्चे, भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है? बच्चे थे तभी अच्छे थे, है ना। कायरा बड्डा हुआ सर, लारी को छोड़े सेकंड ग्रेड रखनी, फर्स्ट ग्रेड रखनी, रीड तो बार चिपक की। भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है? श्रवण, वाचन, वर्तनी, या अभिव्यक्ति? जल्दी से बताओ देखें। भाषा सीखने का पहला चरण पूछ रहा है, ये सारे ही हो सकते हैं, है ना, लेकिन पहला चरण कौन सा है? सबसे पहले आप भाषा कैसे सीखते हो? बच्चा क्या करता है? सबसे पहले सुनता ही तो है, और कोई चीज नहीं कर सकता, वो सुन सकता है। आगे चलते हैं। आवाज सही आ रही है ना भाई? ठीक है। बालक को भाषा शिक्षण के समय सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है कौन? क्रियाशीलता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य, अनुकरण का सिद्धांत, या बोलने का सिद्धांत? बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा इसमें से, फटाफट बताओ। तो देखिए ये क्या कह रहा है? सक्रिय, सक्रिय, क्रिय यानी क्रियाशीलता, क्रिय यानी क्रियाशीलता। उत्तर मैं, आप खुद सोचो, ईमानदारी से आप सोचो, आप जो रेगुलर देख रहे हैं, हर पेपर में मैं आपको कहता हूं प्रश्न खुद आपको उत्तर का संकेत दे देता है। पूरे 150 में से 15 से 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो उत्तर का संकेत दे देते हैं कि उत्तर ये होगा। बस हमें एक तो घबराहट घर पे ही छोड़ के जानी है। क्यों लेके जानी है पेपर सेंटर में? घबराहट घर पे ही छोड़ के जाओ, रिलैक्स होके करें, मजा आ जाएगा आपको। आगे देखिए, वर्ग कक्षा के प्रबंधन के लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार होता है? जो वर्ग कक्षा के मैनेजमेंट जो करता है उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार कौन होता है भाई? अब इसमें भी आप देखिए, इसमें भी आप देखिए, वर्ग कक्षा के प्रबंधन के लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार होता है? ये रहा, ये हमें क्या बोल रहा है? ये राइट आंसर क्या होगा? वर्ग शिक्षक, वर्ग शिक्षक।
ये मैं अब कोई अनुभव मतलब ऐसे थोड़ी है मैं कोई टोट के बता रहा हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पेपर्स में नोटिस किया है कि बहुत से पेपर ऐसे होते हैं जहां पर मुझे उत्तर याद नहीं है, फिर मैंने प्रश्न को ढंग से पढ़कर मैंने कहा ये पूछ रहा है तो इस ऑप्शन के नजदीक तो यही चल रहा है, और किया, और मेरे 70 नहीं बल्कि 80% प्लस हमेशा सही हुए। और यही तरीका है, आप स्मार्टली पेपर हल करें। युद्ध रणनीति से जीता जाता है, केवल संख्या बल से नहीं जीता जाता। इस बात को दिमाग में बैठे, इतिहास इस चीज का गवाह है कि केवल संख्या बल से युद्ध नहीं जीते गए हैं। टेप रिकॉर्डर कौन सा, भौक्षिक लिखा हुआ है जबकि शैक्षिक है यहां पे। टेप रिकॉर्डर कौन सा शैक्षिक उपकरण है? 42, जल्दी से बताओ। टेप रिकॉर्डर है, आप जानते ही हैं टेप रिकॉर्डर क्या होगा। श्रव्य दृश्य श्रव्य, आप जानते ही हैं इसका श्रव्य उपकरण होगा। आगे देखते हैं। द्रुत पाठ सरल होते हैं, कठिन होते हैं, शब्दावली अपरिचित होती है, छंद अलंकार युक्त होते हैं। 43 में क्या होगा बताओ। द्रुत पाठ में पाठ हमेशा क्या होते हैं? सरल होते हैं, कठिन थोड़ी होते हैं। द्रुत यानी स्पीड से पढ़ते हैं, सरल पाठ ही पढ़ पाओगे, कठिन पाठों को स्पीड से थोड़ी पढ़ा जा सकता है। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण, ये क्या पूछ रहा है? पहला तो याद रखना प्राथमिक स्तर, फिर ये क्या कह रहा है? व्याकरण की सर्वोत्तम विधि। जब ये 4 ऑप्शन है तो व्याकरण की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानोगे? आप जानते हैं कि अगर ये 4 ऑप्शन है तो इसको ही हम श्रेष्ठ मानेंगे। कौन सा मानेंगे? आगमन निगमन विधि। आगे चल रहे हैं, देखते हैं। इकाई योजना से संबंधित, इकाई योजना किससे संबंधित? गेस्टोल्ट, गांधीवाद, डॉल्टन या फिर मॉन्टेंसरी? बताओ। देखें, इकाई योजना एक संपूर्ण, संपूर्णता, इकाई, ये शब्द किससे संबंधित होते हैं? गेस्टोल्ट से। किससे संबंधित होते हैं? गेस्टोल्ट से। आगे चलते हैं, देखिए। व्याकरण की शिक्षा देने की विधि है सस्वर वाचन, मौन वाचन, आगमन निगमन या उद्बोधन। अब एकदम सिंपल सा प्रश्न आ चुका है, गलत मत करना। क्या बोल रहा है ये? व्याकरण की शिक्षा देने की विधि है। कहने का मतलब है इन 4 में से श्रेष्ठ विधि कौन सी है व्याकरण का शिक्षण देने की? तो वो कौन सी हो जाएगी? आगमन निगमन। आगमन निगमन। आगे चलते हैं। इकाई योजना के प्रवर्तक थे मॉरिसन, ब्लूम, हर्बर्ट, मॉन्टेंसरी। देखते ही आप सबने सही आंसर दे दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है? एच.सी. मॉरिसन। कौन है? एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन। भाषाई कौशल का सही क्रम, वही सेम क्वेश्चन आ गया, कल परसों आया था। LSRW, सुबोपल्ली। बताओ कहां है सुबोपल्ली? सुबोपल्ली कहां है? अच्छा, मिल गया आपको, चलो ये रहा। ये बार बार क्यों ला रहा हूं? कुछ प्रश्न रिपीट होता है, आपको पता है प्रश्नों की भी एक लिमिटेशन होती है, हर प्रश्न थोड़ी आता है पेपर में। ऐसा लगता है यार ये, कई तो हम देखते हैं कि यार ये तो मैंने दे दिया और फिर ये प्रश्न वापस लेकर आऊं, स्टूडेंट कहेंगे सर सेम क्वेश्चन ला रहे हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। और अक्सर मुझे कल भी कई ऑफलाइन में स्टूडेंट्स आके बोल के गए सर आपके पेपर बहुत जबरदस्त है, सर पेपर बहुत अच्छे हैं। तो ये जो बोल के गए, मैं आपको फिर कहता हूं, पेपर, इन्हीं पेपर्स के कारण 2018 में 750 बच्चे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में थे। इस बार लगभग 350 बच्चे थे, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट मतलब इस तरह से बिगड़ा कईयों के भरोसे रहने से, क्योंकि मेरे पास इस तरह समय नहीं मिल पाता और उसका नुकसान भी हुआ। लेकिन मैं एक बात पर हमेशा, कि जब तक घुंघरू सलामत है हजारों कदरदान है, जब तक मुझे मेरी काबिलियत पे भरोसा है, मैं फिर से विश्वास जो है वो हासिल कर सकता हूं। और ये पिछले 10 दिनों से मैं आपका विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं रेगुलर, मुझे पता है पहला वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तो किसी ने कमेंट किया था कि सर आंसर की तो टाइम पे डालते नहीं है, पेपर क्या कंटिन्यू कराएंगे? उनको ये आज 9वां पेपर है, उन मैडम को ये करारा जवाब है, कहते हैं ना कि मुंह से बोल के जवाब मत दो, आप कंप्लीट करिए। ये लीजिए, आज मैंने 9 पेपर कंप्लीट कर दिए साहब, और 10वें पेपर एकदम तैयार पड़ा है जो मैं ऑफलाइन भी करवा रहा हूं। तो आप ऐसा ना सोचें कि कोई आदमी अगर मजबूरी से, अब जैसे कल आवाज बंद हो गई तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि अब टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, है ना, समझ रहे हो आप बात? तो ऐसा किसी पर आप लांछन ना लगाएं। वो अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें बोलना नहीं आता, लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं, अपना शौक है कुछ, मतलब 1-2 बुरे कमेंट की वजह से 99% अच्छे कमेंट भी तो आते हैं, उनकी ओर देखते हैं तो थोड़ा सा शांत रहते हैं। ध्वन्यात्मक विधि किसके द्वारा प्रतिपादित है? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए, ध्वन्यात्मक विधि किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये ध्वन्यात्मक विधि है माइकल सैमर की। माइकल सैमर की। आगे चलते हैं। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, हेतुफोन या फिर वीडियो रिकॉर्डर? जल्दी से बताओ, देखें क्या नहीं होता है। तो जो भाषा प्रयोगशाला, इसका नाम है लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर इसकी जरूरत है क्या वीडियो की? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आज मैं व्याकरण शिक्षण विद्या पहले ही समाप्त कर दूंगा, बाद में हम खेलेंगे सिर्फ काव्य शास्त्र और साहित्य के साथ, और आपके दिमाग के जो है ना
तंतु हिलाने हैं मुझे आज, यूं मान लीजिए। एकदम दिमाग की एक्सरसाइज कर दे, एकदम दिमाग को ऐसे छान छून के जो जमा हुआ है ना सारा निकाल दूंगा आज, चिंता मत करो। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान। अब मुझे बताओ अशुद्ध वर्तनी का इससे क्या काम, इससे किससे, अशुद्ध वर्तनी का इससे क्या रोल है? जलवायु, यहां कौन सा ज्योग्राफिक बात हो रही है? समझ रहे हो बात आप? 51-52 नंबर क्वेश्चन। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है विभेदीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इनमें से सभी। अच्छी परीक्षा अगर आप करवा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जरूरी है विभेदीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इनमें से सभी, इनमें से सभी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है? श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता का कोष्ठ, नियंत्रण कक्ष, दूरदर्शन प्रकोष्ठ। बताइए भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग कौन सा नहीं है? 53। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। देखें, भाषा प्रयोगशाला में श्रवण की जरूरत होती है, परामर्शदाता की जरूरत, नियंत्रण होता है, इसकी जरूरत होती है क्या? इसकी जरूरत नहीं होती। दूरदर्शन की जरूरत नहीं होती है भाषा प्रयोगशाला में, याद रखना, क्योंकि दर्शन वो तो टीवी से संबंधित आ गया, वही वीडियो रिकॉर्डर, टीवी वगैरह आ गया। आगमन विधि में छात्र अग्रसर रहता है विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, सरल से कठिन की ओर। तो आप जानते हैं आगमन विधि में छात्र जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर रहता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर रहता है। समग्र और सतत मूल्यांकन नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और ये कहता है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। समग्र और सतत मूल्यांकन नहीं है। विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है, शिक्षण के दौरान भी संभव है। इसमें निकट संबंध की आवश्यकता जरूर थोड़ी है कि भाई मूल्यांकन करने के लिए दोनों में जान पहचान होनी चाहिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 55 में ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि। फिर से एक बहुत बढ़िया तुलनात्मक शब्द, मैं हमेशा फिर कहता हूं, देख लो तुलनात्मक शब्द आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? तीसरी बार प्रश्न आ रहा है अपने पिछले टेस्टों में। व्यतिरेकी विधि कौन सी है? व्यतिरेक का मतलब ही होता है तुलनात्मक। आगे चलते हैं। 57, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी क्या है? सस्वर वाचन, मौन वाचन, अगर आपको किसी का अर्थ ग्रहण करना है, बार बार पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तब आप क्या करते हो? जब अर्थ ग्रहण करना होता है तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है? मौन वाचन की जरूरत पड़ती है। जब आप किसी पाठ को तेजी से पढ़ना चाहते हो, है ना, तो द्रुत वाचन होता है, तेजी से पढ़ना, द्रुत। आगे चलिए, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है प्रोजेक्टिव, निबंधात्मक, उपलब्धि परीक्षण में या बुद्धि परीक्षण में। 58 नंबर क्वेश्चन, बताओ देखें क्या हो जाएगा। ये आज की क्लास का अंतिम शिक्षण विधियों का प्रश्न है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से। वही बात है, उत्तर मिल जाता है साहब उपलब्धि परीक्षण से। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। ये लीजिए साहब, हम साहित्य में प्रवेश करते हैं, है ना। तो अब आप अपने दिमाग के सारे तार जो हैं वो एकदम सही सेट कर लीजिए, टाइट कर लीजिए, क्योंकि अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। बहुत ही ध्यान से, समझ से और सोच समझ कर उत्तर देना है। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आप में से उत्तर दे दिया होगा सबने। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? बताओ देखिए, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु सबका सही आंसर। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? बताओ। सुनीता और त्यागपत्र, आपने सबने उत्तर दे दिया। राइट आंसर जैनेन्द्र। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यही देखना है आज आपको। ये पता है क्या? सूरदास जी की जीवनी पर आधारित, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आधारित उपन्यास किसने लिखा है? सूरदास जी की जीवनी पर आधारित, बताओ देखें। चलो मैं उस उपन्यास का नाम बताता हूं। उस उपन्यास का नाम है खंजन नयन। अब बताओ किसने लिखा है? ये लिखा है अमृतलाल नागर। ये जीवनी पर लिखा हुआ उपन्यास है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये विधा कौन सी है? ये उपन्यास है, जीवनी नहीं है। तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। इनमें से एक कवि है जो तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या प्रभाकर माचवे। बताओ देखें, इसमें कौन सा तार सप्तक में शामिल नहीं है? सर ये तो चारों ही लग रहे हैं। अब हाँ सर, वो आपने बताया था कौन सा, डॉक्टर पीएम की सभी कुके और डॉक्टर एसएस भी है ना। एसएसबी में तो सर ये भी था, है ना। ऐसा था क्या? शकुंतला और शमशेर बहादुर सिंह था क्या? चलो आप जानते हैं ये नहीं था। ये पूछ रहा तार सप्तक। यहां बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं।
तार सप्तक का मतलब है पहला तार सप्तक। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये बाकी अनेरामु भाप मु, ये ना अनेरामु और भाप और गिरी, ये तीनों पहले तार सप्तक के हैं, ये पहले तार सप्तक का नहीं है, ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? एक इनमें से ऐसा है जो निर्मल वर्मा का नहीं है। तो तीन ऐसे हैं जो मैं आपको याद करवाने के लिए प्रश्न लाया हूं कि आपको पता चल जाए ये तो निर्मल वर्मा के हैं। लालटेन की छत, वे दिन उखड़े हुए लोग, एक चिथड़ा सुख। बताओ बताओ जल्दी से, आप सबने उसका उत्तर दे दिया होगा। वे दिन ये इसका नहीं है, बाकी तीनों निर्मल वर्मा के हैं। याद रखना भैया, भूल मत जाना, है ना। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हार की जीत प्रेमचंद, मंत्र सुदर्शन, उसने कहा था कौशिक, ताई चंद्र, इनको मिलान करना है, कौन सी किस्म आएगी? तो जल्दी से मिलान करो, इसीलिए मैं कहता हूं पेन कॉपी लेकर बैठा करो, पेन कॉपी लेकर बैठा करो, जल्दी बताओ देखें। तो अब तक आपने मिला दिया होगा। देखो उसने कहा था सबसे पहले तो लोगों ने यही मिलाई होगी, तीन में डी, तीन में डी। अब तीन में डी यहां भी है यहां भी है, ये तो बात हो गई। आगे चलते हैं, ताई जो है वो कौशिक की है, तो चार में सी, तो चार में सी यहां बैठ रही है, तो पहले तो उत्तर यही निकल गया। हार की जीत किसकी है? प्रेमचंद की है। और मंत्र किसकी है? सुदर्शन। तो अब 10 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब 10 है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? एथेंस का सत्यार्थी, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, सुदर्शन, कौशिक, प्रसाद, प्रेमचंद। ये नहीं है ये नहीं है, इन दो में से फैसला कर लो। आप में से बहुत जनों ने फैसला कर लिया होगा, एथेंस का सत्यार्थी सुदर्शन की है। निशानियां और दो धारा, ये किस लेखक के कहानी संग्रह के नाम है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। निशानियां और दो धारा, जल्दी से बताओ देखें किसकी है ये? भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुर्सेन शास्त्री, राधिका रमन प्रसाद सिंह और उपेंद्रनाथ अश्क। निशानियां और दो धारा इनकी बहुत अच्छी रचनाओं में से आती है, 66 नंबर। मैं उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे होंगे। पर्दा, अब ये पर्दा ऐसे सारी कहानियां एक साथ आती है तब तो पर्दा सबको बताए, अलग से पर्दा पूछ लेते हैं ना तो अपना पर्दा फट जाता है। भीष्म साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश, बताओ किसकी है? तो यह है अपने, चलो आप ही बताओ। बता दिया, ओके धन्यवाद, यशपाल की है। किसकी है? ये यशपाल की कहानी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है? ऐसा लगता है जैसे केस सोल्व कर रहा है, कहानी नहीं लिख रहा है। और वो हमारे आदरणीय कौन है? देखो यहां भाई जैनेन्द्र होना चाहिए आपको। यहां इस प्रश्न में अगर कोई डाउट अगर नजर आ जाए ना तो थोड़ा सा मैं आपको खुद कहता हूं कमेंट कर दें, क्योंकि मैं जहां तक जैनेन्द्र श्योर हूं, लेकिन एक दो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, बाकी मैं जहां तक एज फार एज जैनेन्द्र पे श्योर हूं। ठीक है, बस आज के पूरे पेपर में मुझे इसे एक क्वेश्चन ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, केस हिस्ट्री, और वो कंफ्यूज इसलिए किया कुछ किताबों में शायद गलत दे रखा होगा तो इसलिए, बाकी जैनेन्द्र है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के मुख्य अध्यक्ष, मतलब ये मुख्य नहीं है, ये यहां पूछना चाह रहा है प्रथम अध्यक्ष थे। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की जब स्थापना हुई थी तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बस ये बता दो। रामनारायण मिश्र, शिवसिंह ठाकुर, राधाकृष्ण दास, श्याम सुंदर दास। बताओ देखें, आप सबको पता है कि ये राधाकृष्ण दास इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये तीनों इसके संस्थापक सदस्य थे। इन तीनों के प्रयासों से ही इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। 12वीं सदी के अंत से हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना है? 12वीं सदी के अंत से, यानी सीधा आपको समझ नहीं आए तो मैं बता दूं, 1184 से हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ किसने माना है? अब बता दो, आप सबने बता दिया होगा। हजारी मिश्र, प्रभुदयाल कौन है? गणपति चंद्र गुप्त जी, सी जी। गणपति चंद्र गुप्त ने जो है 1184 से माना है। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, कौन सी है हिंदी की प्रथम रचना? दोहा पाउड़, पाउड़ दोहा, श्रावकाचार, पौम चरियु। बताओ देखें, हिंदी की प्रथम रचना है दोस्तों श्रावकाचार, जैन कवि श्रावकाचार, देवसेन, देवसेन की जो श्रावकाचार है उसे हिंदी की प्रथम कवि रचना माना। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के रचयिता, ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, कई लोगों ने इसका नाम इंग्लिश में याद रख रखा है, अब सबके समझ आ गया होगा। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। बताओ देखें किसकी है ये? ग्रेडसन, धर्मवीर भारती, भोलालंकर, श्रीकांत, श्री कृष्ण लाल। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ग्रियर्सन, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इन्हीं की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षराद्विकोपदेश जो रचना है किसकी है? अक्षराद्विकोपदेश, ये रचना है दोस्तों स्वयंभू, गोरखनाथ, डोम्बिप्पा, सबरपा, किसकी है? जल्दी से बताओ देखें, ये रचना है डोम्बिप्पा की है। ऐसे ही एक दोस्तों रचना है चर्या चर्य
विनिश्चय, चर्याचर्य विनिश्चय, ये किसकी रचना है? जल्दी से बताओ देखें। चर्याचर्य विनिश्चय, ये चर्याचर्य विनिश्चय किसकी रचना है? कणहपा की है। किसकी है? कणहपा की। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। कणहपा नहीं है तो चणहपा था। पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध नाथ कौन है? एक नाथ ऐसा भी था जिसको पूर्ण भगत कहा जाता था। वो नाथ कौन था? तो वो नाथ बहुत ही बढ़िया नाथ है, बताओ देखे कौन है पूर्ण भगत नाम से। ये प्रश्न थोड़ा डीप है, मेरे ख्याल से नहीं आएगा पेपर में। चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ को पूर्ण भगत नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, जैन कवियों से संबंधित संगत कथन। अब थोड़ा सा पढ़ के फिर आंसर देना। चंदन बालारास की रचना जालोर में की गई थी। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहते हैं क्या? शालिभद्र सूर्य द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तो ये तीनों बातें सही हैं क्या? तो दोस्तों ये बिल्कुल तीनों बातें सही है। उपयुक्त सभी में आप कर देंगे। ये तीनों बातों की तीनों बातें क्या है? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? बढ़िया क्वेश्चन। विष्णु प्रभाकर की रचना है ना ये। किसके जीवन पर आधारित है? 76। बताओ देखें। सबने सही आंसर दिया है, क्यों? सबने रट रखी है ये, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे चलते हैं। निम्न में से असंगत छांटिए। छायावादी कवियों का रुद्र प्रसाद को कहा जाता है, छायावादी कवियों का विष्णु पंत को कहा जाता है, छायावादी कवियों का ब्रह्मा प्रसाद को कहा जाता है, छायावादी कवि का महेश निराला को कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही सरल है, एक तरह से रीजनिंग का प्रश्न होना वैसा है। बताओ देखा राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र किसी को नहीं कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश है। विष्णु है और ब्रह्मा है और महेश है, लेकिन ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 77 में हो जाएगा ए। ठीक है, 78। गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये राष्ट्रीय वीणा। ये कृषक क्रंदन भी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है दोस्तों? ये है गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है। किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपेंद्रनाथ अश्ककृत संस्मरण, उपेंद्रनाथ अश्ककृत, हाँ इसमें से संस्मरण कौन सा है? बताओ देखें। 79 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। मतलब ये इनके देखो संस्मरण रेखा चित्र लगभग मिलती जुलती विधाएं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचयिता के साथ सुमिलित कीजिए। स्वर्ण विहान, कृष्णार्जुन युद्ध, मुक्ति का रहस्य, स्कंदगुप्त। सबसे पहले तो मुझे पता है आप लोग स्कंदगुप्त को करोगे। स्कंदगुप्त को किससे करोगे? जयशंकर प्रसाद, यानी डी में एक होना चाहिए। अब डी में एक तो 3 में है, तो अब देखते हैं आगे। स्वर्ण विहान, कृष्णार्जुन युद्ध, मुक्ति का रहस्य, इस ये आपको आप में से कईयों को याद आ जाएगा। बताओ देखें। माखनलाल चतुर्वेदी का, हाँ माखनलाल चतुर्वेदी का आपको याद आया कि इसमें से? माखनलाल चतुर्वेदी सी, मुक्ति का रहस्य, हाँ मुक्ति का रहस्य, ठीक है। बताओ देखो, तो इसमें हो जाएगा मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र, और कृष्णार्जुन युद्ध हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, और इसमें स्वर्ण विहान हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमिका। तो क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतेंदु लिखित काव्य कृति है। प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, वेणु गीति, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवार, उपयुक्त सभी। तो आप समझ गए होंगे 2-3 रचनाएं तो ऐसी आगे जिससे पता लग गया कि इसमें उपयुक्त सभी होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूषण के काव्य की भाषा की गड़बड़ी के बावजूद उनकी वीर दर्पोक्तियां, दर्प से जुड़ी हुई दर्प से युक्त युक्तियां जनता की जुबान पर है, यह कथन किसका था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भूषण के काव्य की भाषा की गड़बड़ी के बावजूद, ये गड़बड़ी के बावजूद, ये शब्द आते ही दिमाग में ले आना डॉक्टर नगेंद्र। कितनी भी गड़बड़ी हो जाए मगर ये डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास को सुधार देते हैं। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। देखो इस परिभाषा को पढ़ लेना। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों के एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। सहज विकसित रूप है। ये कथन किसका है? ये पूछ रहा है 83 में, ये कथन किसका है? बताओ देखें। तो ये कथन है
हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्य धारा के कवि हैं हरिवंश राय, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और उपयुक्त सभी। जल्दी से बताओ, देखें कौन सा होगा। गुरुजी उपयुक्त सभी वाला देते ही, लेकिन मैं उपयुक्त सभी वाला इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि प्रणय मूलक व्यक्ति में हरिवंश राय बच्चन भी है, नरेंद्र शर्मा भी है, रामेश्वर शुक्ल अंचल भी प्रणय व्यक्तिक विचारधारा में आते हैं, इसलिए बताता हूं। ठीक है ना, आगे चलें। नाथूराम शर्मा शंकर की कविताओं के मुख्य विषय क्या है? नाथूराम शर्मा शंकर, जिनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है, कौन कौन सी? एक गर्वांड रहस्य और दूसरी है शंकर सर्वस्व। ये दो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विधवाओं तथा अछूतों का उद्धार। बताइए इनमें से इनकी कविताओं का जो विषय है वो क्या रहा था? जल्दी से बताओ, देखें इनकी कविताओं का विषय क्या रहा था। ये कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा है? 85 है क्या? हाँ 85। कोई आया है क्या बार? नहीं है, ठीक है। उपयुक्त सभी, कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस रचना को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शुक्ल ने किस रचना को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया? ईश्वरदास की सत्यवती कथा, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद इंद्रावती, शेख नबी की ज्ञानदेवी। बताओ देखें। हाँ, इसको उन्होंने भक्ति काल में माना रामचंद्र शुक्ल ने, इसलिए स्थान नहीं दिया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, मैं फिर कह रहा हूं। सुदामा चरित ध्रुव चरित किसकी है? नाम आते ही, चरित आते ही आ गया होगा दिमाग में। रचयिता कौन है? ध्रुव, नरोत्तम स्वामी, गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास। बताओ देखें इसमें। नरोत्तम स्वामी। कौन है? नरोत्तम स्वामी। आगे चलते हैं। असंगत कथन छाड़िए। सदल मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान में पंडिताऊ रैली का शैली नहीं है, शैली का प्रयोग किया। नचिकेतोपाख्यान यजुर्वेद और कठोपनिषद के नचिकेता कथा पर आधारित है। प्रेम सागर चतुर्भुज दास रचित भागवत का अनुवाद है। सदा सुखलाल को भाषा मुंशी के नाम से जाना जाता है। ये तो असंगत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? देखो ये बिल्कुल सही है, ये तो बात एकदम सही है कि सदल मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान में पंडिताउपन शैली का प्रयोग किया है। नचिकेतोपाख्यान यजुर्वेद तथा कठोपनिषद की नचिकेता कथा पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रेम सागर जो रचना है लल्लू लाल की, वो चतुर्भुज दास द्वारा रचित भागवत का अनुवाद है। भागवत का अनुवाद चतुर्भुज दास ने जो भागवत की उसका अनुवाद। सदा सुखलाल को भाषा मुंशी के नाम से जाना जाता है। ये बात असंगत लग रही है 88 में। यही है, बिल्कुल सही है, भाषा मुंशी के नाम से इनको नहीं जाना जाता। बाकी ऊपर वाली तीनों बातें सही है। ये थोड़ा सा टफ है प्रश्न, मैं जानता हूं। रचना एवं रचनाकार को असंगत, ये टफ नहीं है, ये सेकंड ग्रेड के लायक प्रश्न है। रचना और रचनाकार को असंगत। प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास, ज्योतिरेश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, कवि कल्लोल ढोला मारूरा दुहा और देवसेन देसी नाम माला। तो उत्तर मिल गया आपको इसका। इसका उत्तर क्या होगा? देवसेन की श्रावकाचार है। आप जानते हैं देवसेन की कौन सी रचना है? श्रावकाचार रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह आपके दर्शन करने आया था, दुर्योधन बहुत निर्दयी था। दुर्योधन बहुत निर्दयी था कविता साहित्य का अंग है, हमारा देश उन्नति कर रहा है। तो इसमें से एक अशुद्ध वाक्य है, जल्दी से छांट के बताओ देखें कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य होगा, आप जानते हैं दुर्योधन बहुत निर्दयी नहीं होता है। ठीक है, ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब की बात, अरे नहीं, इसमें आप अशुद्धि पूछ, ये मुझे पता है, ये जब छपा था तब मैंने समझ लिया था। आपको इसमें शुद्ध बताना है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, राजस्थान में अनेकों जाति है, फल काटकर बच्चे को खिलाओ। बताओ देखें। तो इसमें ये अशुद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्यास मिटी पानी बिना, लीजिए अब थोड़ा सा आनंद के साथ आते हैं हम काव्य के अंदर एंट्री करते हैं। प्यास मिटी पानी बिना और मोहन का मुख देखिए, पहले भी एक दिन आया हुआ है। प्यास मिटी पानी बिना मोहन का मुख देख, इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो आपने सबने राइट आंसर कर दिया होगा, विभावना। जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहां अलंकार होता है विभावना। आगे चलिए। बिल विचार कर नागसुंड में घुसने लगा सर्प झट से, काली ईख समझकर उसने उठा लिया उसको चट से। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? जल्दी से बता दो। भ्रांतिमान यमक
असंगति श्लेष। तो आपने सबने एकदम राइट आंसर दिया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, इन पंक्तियों में किस प्रकार का अनुभव है? वाचिक, आहार्य, आहार्य, कायिक या फिर सात्विक? बताओ देखें कौन सा है। तो आप देखिए ये पूछ रहा है अनुभव, अनुभव पूछ रहा है, यहां इसका अनुभव पता लग जाएगा। पुलक प्रफुल्लित गात, गात किसको बोलते हैं? शरीर के अंग को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? शरीरांग, शरीर अंग, तो शरीर की बात हो रही है। तो इसका मतलब, अब देखो प्रफुल्लित होना, तब हम कहीं सोचते हैं कि हम आहार्य, लेकिन यहां काया, शरीर के अंगों की बात हो रही, तो कायिक अनुभव होगा कि नहीं होगा? देखो एक पंक्ति में एक से अधिक अनुभव भी होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने, पंक्ति में कौन सा गुण है? ये एक बार पहले भी आ चुकी है, का वर्षा जब कृषि, और मैंने आपको हमेशा बोल रखा है नीति पर आ जाए तो वहां कौन सा करना है? बताओ कौन सा बोल रखा है आपको? आपको बोल रखा है मैंने प्रसाद का। कौन सा बोल रखा है? प्रसाद का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अभिधा शब्द शक्ति एकार्थक अनेकार्थक दोनों प्रकार के शब्दों में होती है। ये जिसने सही आंसर दे दिया ना, उसकी सब शक्ति क्लियर है। गौणी सारूपों में उपमेय और उपमान दोनों का ग्रहण होता है। गौणी साध्य वसाना में केवल उपमेय का ग्रहण होता है। लक्षण, लक्षणा जो होती है उसमें वाच्यार्थ अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए स्वयं को अर्पित कर देता है। अब बताओ देखें इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें से मैं आपको टाइम देता हूं, जल्दी से बताओ देखें। आज आवाज भी एकदम क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे, वरना मेरे मन में डर बहुत था। हाँ, इसका राइट आंसर मिला आपको? इसका राइट आंसर होगा ये, देखिए गौणी साध्य अवस्थाना में केवल उपमान, केवल उपमान से हम अर्थ ग्रहण करते हैं, उपमेय नहीं होता है। जहां उपमेय उपमान दोनों होते हैं वहां तो होती है सारोपा, उपमेय और उपमान। गौणी में केवल उपमान होता है। लक्षणा, लक्षणा जो होती है वाच्यार्थ को छोड़ देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो ये अगर किसी ने गलत किया है तो ध्यान देवें, अभी तक भी परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। अवधेश के बालिक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अलंकार नहीं पूछूंगा इसमें, इस बार इसमें शब्द शक्ति पूछ रहा हूं, बताइए। तो ये क्या है? उपमेय, और ये क्या है? उपमान। जहां उपमेय और उपमान दोनों हो वहां कौन सी लक्षणा होती है? दे दो उत्तर। तुम मानो या न मानो, मैं नहीं जानता, लेकिन पहले टेस्ट से आज 9वां टेस्ट है, पहले टेस्ट से आज 9वां टेस्ट है। आप रेगुलर अगर देख रहे हो, जो मैं उन साथियों से बात कर रहा हूं, पहले टेस्ट से आज 9वां टेस्ट है। आप खुद बता दो आप में कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया, कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई, आपको आप में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि सर वास्तव में ये कितना काम करेगा। ये तो देखो मुझे विश्वास है, और मैं यहां से ये उदाहरण देता हूं कि मेहनत और टीले कभी किसी की उधारी नहीं रखते। ये मेहनत जो की जा रही है आपके और मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, ये मेहनत वो कहते हैं ना रिजल्ट लाएगी, रिजल्ट जरूर लाएगी, ये मैं वादा करता हूं। फर्स्ट वीडियो को 35,000 प्लस स्टूडेंट्स देख चुके हैं अब तक। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं यूं तो नहीं कहूंगा मेरा छोटा चैनल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ ही प्रश्न ला रहा हूं। और आगे जो मेरे जीवन की पहली पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की, हिंदी साहित्य का इतिहास, मैं आगे सेट की तैयारी के लिए पूरे नोट्स इसकी इस किताब से और रामचंद्र शुक्ल की किताब से नोट्स तैयार कर रहा हूं सेट की तैयारी के लिए, और इसीलिए टेस्ट सीरीज भी तैयार कर रहा हूं, पेपर भी तैयार कर रहे हैं आपके साथ साथ में। तो अब की बार कुछ राजस्थान में रिकॉर्ड ही बनाना है हिंदी के क्षेत्र में, और आप लोग साथ में हैं, सहयोग है, इस तरह से सहयोग मिलता रहे तो हम जरूर कामयाब होंगे। किंदो जी बदंतावली में बखानो किंदो घेरी के राहू नारीन लीनी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में मार छोरा कोई गलत करी को नहीं, मारी छोरियां के छोरा से कम है गे। किंदो शब्द आते ही सीधो कहीं कर सा छोरियां, बताओ देखना। आपा कर सा संदेह अलंकार, किसो कर सा? संदेह अलंकार, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। कबीर ने सच्चा सूरवीर किसे कहा है? कबीर ने सच्चा सूरवीर किसे बताया है? तो आप जानते हैं कबीर ने सच्चा सूरवीर बताया है सतगुरु। मुझे एक सबसे मतलब देखो ये सतगुरु आया तब आया, भाई मैं गुरु कहलाऊं ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, गुरु तो बहुत उच्च कोटि के होते हैं, लेकिन अभी एक फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर लगे हुए मैडम है और बहुत ही गजब तैयारी करने वाले, क्या कहते हैं उन्हें, कॉलेज लेक्चर की तैयारी भी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर लगे हुए हैं और मुझसे सीनियर हैं। उनके द्वारा जब एक कोटेशन आया, बोला सर आप बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हो और
जब वो घर पे आए मिलने के लिए, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि सर आप हो तो मुझसे छोटे, किंतु मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। ये मेरे लिए बहुत सम्मान्य वाक्य था, आज तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़, कि एक लेक्चरर लगा हुआ मुझसे अच्छी पोस्ट पे बैठा है, हिंदी से बैठा है और कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा है, बहुत बढ़िया तैयारी है, वो इंसान मुझसे ये बात बोल रहा है, यकीनन मैं सही दिशा पर हूं, मैं सही मार्ग की ओर हूं, बस मैं इतना जानता हूं। तो उन मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपने इतनी बड़ी बात बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों का भला हो जाए मेरे द्वारा, ये अच्छी बात है। रीति को पद संगठना यानी रीति को संगठना कहने वाला व्यक्ति कौन था, ये बता दो। छोटे छोटे प्रश्न ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। छोटे एक से एक बड़ा मतलब अच्छा प्रश्न लेकर आ रहा हूं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका उत्तर वही है जिन्होंने वाक्य रसात्मक काव्यम कहा था। बताओ किसने कहा था? इसका उत्तर है विश्वनाथ। 100 क्वेश्चन हो गए ना। 101वां क्वेश्चन, क्षणिकवाद, रुद्र संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, उदासी संप्रदाय। बस आपको बिना इधर देखने सीधे बताओ ये रुद्र किसका है, दिमाग में आ रहा है क्या? बस ये बता दो। रामावत किसका है? उदासी किसका है? उदासी सबके आगे होगा, श्रीचंद का है। रामावत रामानंद का है। रुद्र विष्णु स्वामी का है। क्षणिकवाद गौतम बुद्ध का है। बस अब क्षणिकवाद येलो साहब गौतम बुद्ध, रुद्र येलो साहब विष्णु, रामावत ये रहा, लगा दो उत्तर। 4 मतलब महात्मा बुद्ध, विष्णु स्वामी, रामानंद और श्रीचंद, ये रहा पहला उत्तर। बिना देखे ही कोशिश करो ना, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मिलेगा साहब, मिलेगा, सिलेक्शन होगा। 1200 में से 50% प्लस सिलेक्शन होंगे इस चैनल से। ये जो 10 दिन 12-13 दिन की जो क्लासेस है ना, 50% सिलेक्शन होंगे और रीट में एक बहुत बड़ी भीड़ होगी यहां पर। रियल बता रहा हूं आपको, क्योंकि आगे रीट के पेपर भी लेकर आऊंगा, तब उसमें बहुत जबरदस्त इसी तरह से करवाना है मुझे। चर्यापद और दोहा कोश क्या है, ये दोनों है क्या? ये पहले मुझे भी नहीं पता था। मैं बताऊं आपको, चर्यापद का अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाते दौरान मुझे ये सब, मैंने थोड़ा डीप पढ़ा, तब पता चला कि क्या है। तो ये नाथों की सिद्धांतवलियां हैं, जैन साहित्य संबंधी ग्रंथ हैं, सिद्धों की रचनाओं के 2 प्रमुख रूप हैं, बौद्ध रचना की आधार पुस्तक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताओ देखें। तो ये चर्यापद जो है ना, इनको अनुष्ठान गीत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुष्ठान गीत बोला जाता है। तो ये सिद्धों की रचनाओं के 2 प्रमुख रूप हैं। सिद्धों की रचनाओं के 2 प्रमुख रूप हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। हाँ ठीक है, अब एक बार आप फटाफट, अब तक देखिए आप 400 प्लस लाइव चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो अब एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं। अब तक आप में जिसने भी नहीं दबाया, ईमानदारी से लाइक जरूर करें। रोज कमेंट करता हूं, कोई देखता नहीं। आज मैंने कहा मैं बीच में बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि आज अपनी क्लास खत्म होने से पहले पहले 1000 लाइक्स जो है ना कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब मजा आएगा, है ना। चलिए दोस्तों, ये सिर्फ एक मतलब एक टास्क है और बीच में थोड़ा सा क्या है, आपको रिफ्रेशमेंट देने का तरीका है। बाकी मैं जानता हूं आप लोग इतनी जो मेहनत कर रहे हो, वो मतलब यूं है कि लाइक्स वगैरह सब अपने आप आते हैं, दिल से लाइक होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है। पहले कुछ वीडियो में मतलब डिसलाइक आए बीच में, मैं ये देख रहा था। अब जो हो रहे हैं उनमें कोई डिसलाइक नहीं आ रहा। रीजन क्या है कि बुरा करने वाले कितने दिन करेंगे, हम अगर सही मार्ग पर चलते रहेंगे, पीछे हटते रहेंगे अपने आप। कोशिश करते रहिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नए उपकरणों, नए काव्य का उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा। ऐसे प्रश्न होते हैं ना, ऐसे प्रश्न बहुत ही गजब प्रश्न होते हैं, बहुत ही गजब प्रश्न होते हैं। बोलो क्लास में सर, यही ठीक है ना। ऐसे प्रश्न जो होते हैं बहुत ही कठिन प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों को जो निकाल लेता है ना, वो बहुत ही गजब। देखो, नई राहों के अन्वेषण, नई राहों के अन्वेषण, क्योंकि आपको पता होगा अज्ञे ने नई राहों के अन्वेषी कहा था ना, नई राहों के अन्वेषण। प्रयोगवाद मतलब हमेशा नई चीज, मतलब सब कुछ नया चाहता था। सबसे बड़ी बात यही है। पहले उपमान चलते थे, है ना, कोमल कलाइयां कुसुम सी नयन, मृग नयन से सुंदर, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पटछीन, मनहु सुरसुरता बिच उचरत दो जुगमीन। उपमान होते थे कमल, चंद्रमा, फूल। आजकल उपमान हो गए मेरे सपने टूट गए ऐसे मानो भुंजा हुआ पापड़ हो जैसे। बताओ, उपमान ही बदल गए, पापड़ उपमान। मेरी जिंदगी है या फ्यूज बल्ब, बताओ उपमान। प्रयोगवादियों के उपमान एकदम बिल्कुल रद्दी उपमान हो गए। सबसे बड़ी बात यही थी। नकेनवाद जो है किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। तो आप जानते हैं कि नकेनवाद जो आया था, अब इन न के न में कौन है बताया हुआ है ना,
नलिन विलोचन केसरी कुमार नरेश मेहता, ध्यान रखना, भूल मत जाना, फिर कहते हो गुरुजी मन तो याद ही कौन है हो। और दूसरा 44,500 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? हर महीने 44,500 चाहिए कि नहीं चाहिए? हर साल इंक्रीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो फिर जी जान लगा दो अगले 7 दिनों में भी, है ना? 7 दिन भी बहुत होते हैं। हर हर महादेव, बस एक ही दिमाग में चलना चाहिए, हर हर महादेव, है ना? बीसल देव रासों का 12 मासा किस मास में प्रारंभ होता है? बीसल देव रासों का 12 मासा किस मास से प्रारंभ होता है? तो आप जानते हैं 12 मासा जो है उनका आषाढ़ से प्रारंभ होता है। इनमें अलग अलग है, जायसी का अलग से, चैत्र से प्रारंभ होता है, शायद अलग अलग के हैं, लेकिन ये बीसल देव रासों का आषाढ़ से होता है। देखो 7 दिन कुछ लोगों को कम लगते हैं, जब मैं आया था तब 15 दिन 20 दिन बचे थे, तब लोग कहते सर अब दिन कितने बचे हैं? अभी तक भी 7 दिन बचे हैं। और मेरे पिताजी का एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल एक कोटेशन है कि वो हमेशा हमें बोलते थे कि बेटा जब आपके पास जब आपके पास जब आपके पास जब आप पेड़ पर चढ़ना चाहते हो और आपके पास समय नहीं हो कि आप तने से पेड़ पर चढ़ सको, तो आप पेड़ की शाखाओं को पकड़ के चढ़ जाओ, लेकिन आपको पेड़ पर चढ़ना तो है। जब आपके पास इतना समय नहीं है, पेड़ का तना ऊपर है, जब कठिन परिस्थितियां आए तो आप कैसे भी आपको पेड़ पर चढ़ना भी है, तो उस वक्त शाखाएं पकड़ के चढ़ो, चाहे वो रास्ता कठिन क्यों ना हो। 7 दिन अभी तक भी बहुत हैं, हार मत मानो। कब तक? जब तक आप फाइनल ओएमआर सीट भरकर उस एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं दे दो, तब तक हार मत मानना, क्योंकि ये जिंदगी है, कभी भी बदल सकती है। बस कहीं पर भी आप परिवर्तन ला सकते हो। वो पिछला कर दिया क्या प्रश्न? हाँ ये हो गया, समझ गए? पृथ्वीराज रासो के सुख सुखी संवाद, मतलब पृथ्वीराज राको सुख सुखी तोता में ना संवाद किसने कहा है? बताओ देखें। रामचंद्र, गणपति चंद्र, हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर दास। तो आप बताओ, इन्होंने तो कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद कहा है। इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है क्या? इन्होंने कबीर को कहा है वाणी का डिक्टेटर, भाषा का तानाशाह। इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, कविता, नाटक, निबंध। यह प्रश्न देखते हैं कितना जन सही आंसर देते हैं। नाटक जारी है, अब नाटक ही कर रहे हो, सही आंसर दे रहे हो। ये कविता है, ये क्या है? कविता है। ध्यान रखना, लीलाधर लुगड़ी नहीं है क्या? हाँ, लीलाधर लुगड़ी है, वो गुगड़ी है जिसकी उसकी ये कविता है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले, अब आपको प्रमाणिक अप्रमाणिक की ट्रिक बता रखी है डॉक्टर सॉरी, है ना, क्या नाम है, डॉक्टर गौरीशंकर ने मुरारी की दुकान से मोती श्याम की माला पहनाई, किसको पहनाई? बताओ देखें। रामचंद्र शुक्ला अप्रमाणिक मानते हैं, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं, बाकी तीनों मिश्र बंधु, अयोध्या गए, वो सारी ट्रिक वही है। जैनेन्द्र की कहानियों का मुख्य विषय क्या? नारी की मुक्ति, राष्ट्र चेतना, इतिहास की पुनरावृत्ति, विज्ञान और मानव संबंध। ये प्रश्न भी ये प्रश्न भी बड़ा टिपिकल प्रश्न है ना? अब इसमें नारी की मुक्ति, ये प्रश्न ये होगा भाई, ये दो नहीं है, दोनों राष्ट्रीय चेतना से संबंधित उनकी कहानियों का विषय नहीं। उनकी जो कहानियों का, जैसे सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, तो ये नारी की मुक्ति होगा या विज्ञान और मानव संबंध होगा? ये भी इन दो में कंफ्यूज कर रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। बताओ देखें इसमें क्या होगा। हिसाब से नारी की मुक्ति नहीं होना चाहिए क्या इसमें? नारी की मुक्ति को लेकर इस प्रश्न का उत्तर भी मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो गलत बताने से अच्छा है कि इसका मैं चेक भी कर लूंगा, ठीक है ना? दो प्रश्न है सर, आप पहले से तैयार नहीं, देखो तैयार वैयार ज्यादा, मतलब यूं मान लो कि ज्यादा आप इस तरह को यूं मत सोचें। दो प्रश्न अपने को थोड़ा सा इस पर विचार कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि छोटे से प्रश्न में भी अगर दिमाग में डाउट आके आना, चाहे आप कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, फिर आप देख लेना उचित रहता है, ठीक है? मैं ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसका उत्तर सही, ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किसे माना है? शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किसे माना है? उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी केशव गणान चिंतामणि बिहारी। बताओ देखिए कौन सा होगा? केशवदास। कौन सा होगा? केशवदास। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड, आप सब जानते हैं, यह प्रकाशित होता था कौन सा? ये दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ देखें कौन सा होगा? ये हो जाएगा दोस्तों साप्ताहिक पत्र था ये। कालक्रम अनुसार लगाइए, बिहारी, भूषण, मतीराम,
कुलपति मिश्र। 1613, 1604, 1660, है ना। और बिहारी तो 13, 4, 60, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ये तो गड़बड़, लेकिन है तो नहीं नहीं, भूषण मेरा नहीं, 13 है, 16 मतीराम चोर है, 1660। क्रम तो यही होना चाहिए, लेकिन ये क्रम होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। काल क्रम बताओ, देखें 112 में काल क्रमानुसार, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं बता दी मैंने? नहीं 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 नहीं, नहीं इसका क्रम तो यही है, बिहारी के बाद भूषण है, भूषण के बाद मतीराम है, 13, 4, हाँ ये शायद मैंने गलत बता दिया, हाँ ठीक है। बिहारी, आप बिल्कुल इसको आराम से देखें, बिहारी, भूषण, मतीराम और कुलपति मिश्र, इनका क्रम बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुई है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जल्दी से बताओ, देखें कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो पिंगल नहीं है, जन भाषा है। कौन सी है? जन भाषा। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि सर यहां पर भी तो तंत्र साधना है। तंत्र साधना नहीं, उन्होंने पहले स्टार्टिंग में सहज साधना पर बल दिया था, लेकिन ठीक है उनमें विकार उत्पन्न हो गए थे आगे चलकर। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? जो अपभ्रंश प्रभावित है, बताओ। देखें ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, गलती से आप इसमें भी गलती कर सकते हो, सरल किंतु बढ़िया प्रश्न है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो जो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। कुमार, जय मयंक, ढोला मोहरा दिया, ये नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। असंगत कथन बताइए। बिहारी मुक्तक कवि थे, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में, बिहारी श्रृंगारी कवि है, बिहारी ने सत्सई की रचना लक्षण ग्रंथों के रूप में की। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, अधिकतर स्टूडेंट यहीं पर कर देंगे कि बिहारी मुक्तक कवि थे ही नहीं। भैया बिहारी मुक्तक कवि ही थे, यहां पर ये नहीं पूछ रहा कि बिहारी रीति मुक्त कवि थे, तब हम गलत मानते इसको, लेकिन वो मुक्तक ही थे, उन्होंने प्रबंध काव्य थोड़े लिखा था, वो मुक्तक ही थे। ये तो सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उन्होंने जो अपनी रचना लिखी थी वो लक्षण ग्रंथ के रूप में नहीं लिखी थी, ये गलत बात है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, ना कि ए होगा, जबकि कुछ लोग इसे रीति मुक्त मानकर कर देंगे। आगे चलते हैं। बिहारी सत्सई सैकड़ों वर्षों से रसिकों के हृदय का हार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक संसार में सहृदयता है। ये कथन जो है वो किस विद्वान का है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। देखें शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, नगेंद्र है, नामवर सिंह। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रेम और मस्ती का काव्य विषय में असत्य कथन है। इस काव्य में प्रेम, यौवन और आवेश को व्यक्त किया था। जो प्रेम और मस्ती का काव्य था, इस काव्य में प्रेम, यौवन और आवेश को व्यक्त किया गया, बिल्कुल सही है। इस काव्य में रति का मांसल रूप, बिल्कुल मांसल रूप का चित्रण किया गया था, और इस काव्य धारा के प्रमुख कवि दिनकर हुए थे। इस कविता में शराब, साकी आदि का भरपूर वर्णन, ये सही है, लेकिन दिनकर तो साहब राष्ट्रीय चेतना के थे, ये प्रेम मस्ती दिनकर को तो बिल्कुल नहीं आती थी, ये तो बहुत ही मोटिवेशनल कवि हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे चलते हैं। छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई, असीम के प्रति जिज्ञासा, असीम के मिलन की काल्पनिक सुख। देखो छायावादी कवियों में याद रखना कल्पना बहुत है, कल्पना की प्रचुरता है, कल्पना की प्रचुरता है। असीम के मिलन का काव्य काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, और उपयुक्त सभी रूपों में। तो इसमें तो उपयुक्त सभी रूपों में आ जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है। आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। बताओ। देखें बहुत ही सिंपल, देखो मैं सिंपल क्वेश्चन लाता हूं ना, इसका उत्तर बता देता हूं पहले मैं। प्रेमघन। मैं ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन क्यों लाता हूं? ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसलिए लाता हूं, मैं चाहूं तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन के आराम से 50 क्यों 100 पेपर करवा दूं, लेकिन उससे क्या होता है, उस काल के बारे में पता चलता है कि वो काल कैसा था, उस काल में होता क्या था। ये चीज सिंपल क्वेश्चन लाने से वो रट्टाफिकेशन होती है, लेकिन काल को समझ लेते हैं ना तो फिर ऑप्शन बहुत इजी वे में निकल जाते हैं, है ना। आगे चलते हैं। सहज कविता के समर्थक है। सहज कविता मैंने कल बात की थी, समकालीन कविता, सहज कविता। खैर कल तो मैंने बात की थी पर आपने सुनी नहीं, मैंने तो बात की मगर आपने सुनी नहीं, क्योंकि मेरी बात आप तक पहुंची नहीं, बीच में व्यवधान हो गया। खैर सहज रविंद्र, जो भ्रमर जो होता है वो फूलों पर सहज ही निवास करता है, तो रविंद्र भ्रमर है सहज कविता। निम्न में से आवाज एकदम क्लियर है?
निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नीलोत्पल, कर्मधारय, दशानन, बहुब्री, राम लक्ष्मण, अव्ययीभाव, दिवरात्रि, दिवारात्रि, दिवारात्रि, द्वंद्व समास। बताओ देखें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राम लक्ष्मण अव्ययी भाव के नहीं है, द्वंद्व समास के हैं। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्रवास की डायरी। ये थोड़ा सा डायरी का प्रश्न आ गया, तो इसको तो आप आउट ऑफ सिलेबस माने, बाकी हरिवंश राय बच्चन किया गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्य ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, उद्भव काल मिश्र बंधु ने कहा। बताओ देखें, इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है? बताओ। आप जानते हैं ये एकदम सही है, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि उद्भव काल किसने कहा था? वासुदेव सिंह ने कहा था, वासुदेव सिंह ने। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? आरंभिक काल। क्या कहा था? आरंभिक। टकसाली भाषा किसे होता है? संस्कृतनिष्ठ, ग्रामीण, परिनिष्ठित या कृत्रिम? बताओ देखें, किसको कहा था? परिनिष्ठित भाषा को कहा था। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली? पश्चिमी हिंदी, पूर्व हिंदी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी? बताओ देखें, बांगरू, पहले तो बांगरू कहां से आती है? बांगरू जो हरियाणा में बोल जाती है। बताओ देखें किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी में। आगे चलते हैं। अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की थी? सिंपल पूछ लिया। अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य बताओ देखें कौन सा है? किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 60, 65, 66, 55? बताओ देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 का है, 1965। कल मैंने आपको बताया था, चलो कल मैंने जो सन बताए थे बता दूं देखें। कल मैंने जो सन बताए थे बहुत ही बढ़िया तरीके से बताए थे। 68, 72, 78, 82, 92, 99, 5, 9, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये लो 10 के 10 बता दिए। अब जब मैं सन बिना देखे बता सकता हूं, तो मैं यहां पर भी बता दूंगा बिना देखे कौन सा कहां था। लास्ट कृष्णा 17 या ना, हाँ कृष्णा सोबती। ठीक है, याद रहता है साहब। हाँ मैंने, अब मुझे एक बात याद आई, कौन सी बोली छोड़ दी? हाँ पहले तो ये देख लेते हैं, काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 129 नंबर देखो पहले तो, काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। सबसे ज्यादा साहित्य ब्रज में ही है। हाँ, अब मुझे बात याद आ गई, तार सप्तक वाली ट्रिक वगैरह बताई थी, तब मुझे कमेंट देखा था, मैं कमेंट देखता रहता हूँ खाली समय में, तो उसमें कहा कि सर आपको तो इजी इसलिए लगता है क्योंकि आपको याद है, आपको याद है। चलो ये बात बहुत अच्छी है, मुझे याद है मुझे इसलिए, तो आप भी याद कर लो, आपको भी इजी लग जाएंगे। आप याद क्यों नहीं कर रहे हैं? सलमान याद हुई कौन नहीं? तो याद हुए ही कौन नहीं, थाना याद ही वास्ते है क्योंकि था इजी लगे, ये फालतू बात तो हुए कौन नहीं। समझ आई बात? अगर चाहते हो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, साहब नींद आती है, साहब पढ़ते तो हैं थक जाते हैं, साहब ये होता है, साहब घर में बच्चे परेशान करते हैं, साहब घर में टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, एक्स वाई जेड जितने भी एक्सक्यूजेस है ना, मैं उन सब का एक ही उत्तर देता हूँ, और वो उत्तर क्या है? वो उत्तर है, ये हो गया 29 भी हो गया था, हाँ। वो उत्तर क्या है दोस्तों? वो उत्तर ये है, वो ये रहा उत्तर। भैया इतने चाहिए ना मंथली, और हर साल इंक्रीमेंट चाहिए ना, तो इनको उठाकर इनकी पोटली बांधकर साइड में रख दो, और दिमाग में बिठा लो कि 7 दिन इंटू 12, कम से, ये तो बहुत कम बता दिया मैंने, चलो लेडीज का थोड़ा सोचते हैं, तो तो भी कितने बार स्थान? 84 घंटे हैं। 7 दिन तो पड़े ही है ना। आज कितनी हुई भाई? 13 तारीख हुई है क्या? आज 12 हुई है क्या? तो 12 से कल 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लो साहब, तो फिर तो ये 8 होते हैं, 12 8 96, 96 घंटे, 90+ घंटे पड़े। अभी तक भी तुम इतिहास पलट सकते हो। पलटना चाहते हो क्या? तो लास्ट में 149वें क्वेश्चन पे हम रुकेंगे, मैं आपको थोड़ी सी चीज बताऊंगा, कर सकते हो तो कर लेना, अगर इच्छा हो तो कर लेना, नहीं चाहो तो दमंगल बिन स्नातक आ गया अब। दमंगल बिन अपचोदियन वीर धनी रे रो धान, वीर धड़ी रो धान। मिश्र ने इस पंक्ति में दमंगल शब्द का क्या, किसके लिए प्रयुक्त किया है? पृथ्वी, युद्ध, कल्याण, धन। तो आप जानते हैं युद्ध के लिए। किसके लिए युद्ध? ये तो बहुत सरल है, स्नातक में तो कोई कोई बाल कांड भली टफ हो।
वेण सगाई वाली अपेक्षित रसपोज, यहाँ वेण सगाई क्या है? ये वेण सगाई राजस्थानी पहनावा, भाषा का अलंकार, त्योहार क्या है? तो आप जानते हैं ये राजस्थानी भाषा का अलंकार है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। मीरा के काव्य मुख्य स्वर के अन्योक्ति, संयोग, श्रृंगार, वेदना की अनुभूति का तीव्र स्वर और उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं कई जने इसमें कर देंगे, ये गलत है। ये वेदना की अनुभूति का स्वर है। उपयुक्त सभी हर जगह नहीं होता भाई, ध्यान रखना। राजस्थानी मिश्रित मीरा के पदों की भाषा को निम्न से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? मालवी, मेवाती, ब्रज भाषा, यहूदी। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। 133 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ देखें कौन किस में रखोगे आप? मीरा पिंगल में आती है तो वैसे ब्रज भाषा में रखोगे आप। आगे चलते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उक्त पंक्तियां किसकी है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना। तुम चंदन तो हो लेकिन हम पानी है, हमारे बिना चंदन का महत्व नहीं है साहब। रैदास ने बहुत बड़ी पंक्ति कह दी। और औप कनि निकनु गनी घनी सरताज, यहाँ कवि ने नायिका किस अंग का वर्णन किया? कनि निकनु। तो ये प्रश्न फिर से आ गया। इसमें क्या होगा? इसमें होगा सुंदर भुवों की सुंदर होठों की नेत्रों, हाँ नेत्रों की पुतलिया। बिल्कुल। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे अनुसार 8 दिन की रणनीति, निकी दयना की निफी की परी गुहारी, तजो मनोतारण बिरदु बारक बारन उतारी, बिहारी के इस दोहे में व्यक्त है। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त है प्रकृति चित्र, नीति, श्रृंगार, भक्ति। नीकी दयना कनी फीकी परी, मेरी तो गुहारी जो प्रार्थना है वही फीकी पड़ गई। ये भक्ति संबंधी दोहा है। किस संबंधी दोहा है? भक्ति संबंधी दोहा है। किस वाक्य में संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है? हैं? मजूरी में। ओहो, हाँ भाई, ये इस प्रश्न को यूं मत लें, ये यहां थोड़ी सी मुझे पता था 138 में इसको ये प्रश्न लेवें, 137 में ये लेवें। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। उपयुक्त कथन किसका है? रामनाथ का, हल्कू का, सहना का या मुन्नी का? तो ये यहां पे किसका कथन है? ये कथन है मुन्नी का। किसका कथन है? ये मुन्नी का। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। आगे देखिए, हल्कू की पत्नी मुन्नी ने हल्कू के हाथ में कितने रुपए रखे? मैं बार बार ये प्रश्न ला रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप सेम क्वेश्चन ला रहे हो। देखो आप जानते हैं 9 पेपर हो गए तो सेम क्वेश्चन थोड़े बहुत तो आएंगे आएंगे, लेकिन जो 10वां और 11वां पेपर है उनमें स्नातक का बिल्कुल नया पार्ट दूंगा। एकदम नए क्वेश्चन होंगे स्नातक, स्पेशली स्नातक के एकदम नए क्वेश्चन। व्याकरण एकदम टफ दूंगा, साहित्य जो है वो एवरेज औसत दूंगा, व्याकरण और जो स्नातक है वो बिल्कुल टफ दूंगा। मैं आपको एकदम खींच के तैयारी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोर्ट वालों की बोली पर मरहम लगावे। उक्त कथन में भाव कौन सा? व्यंग्य, अभियोजन, व्यवस्था, उपालंब। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 139 नंबर बताओ देखें। इसमें उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू वालों कोर्ट बोली पर मरहम लगावे, ये व्यंग्य किया है उन्होंने। क्या किया है? व्यंग्य किया है, कोई ताना नहीं है, ये उपालंब नहीं है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी नहीं देने पर भी हटती, तो चितौनी शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बताओ देखें क्या है चितौनी? चितौनी जल्दी से बताओ देखें। तो चितौनी है दोस्तों, आप जानते हैं सॉरी 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 सॉरी, तद्भव। कौन सा शब्द है? तद्भव है। कौन सा है? तद्भव है, तद्भव शब्द है। 140 पे आ गए, बस अब बहुत नजदीक हैं हम। किसके कहने पर ठाकुर के बेटे राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया था? 141 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दे दो। ठाकुर के बेटे को राम सिंह को सर्वसम्मति चुन लिया था, तो ये चुन लिया था पंडित के कहने पर। किसके कहने पर? पंडित के कहने पर। आगे चलते हैं। कहानी में गांव के दो भाई महेंद्र और बलवीर गांव छोड़कर कौन से शहर में जाकर बस गए थे? जल्दी से बताओ देखें। दिल्ली, मद्रास, कानपुर, कलकत्ता। तो आप जानते हैं कि वो बस गए थे दिल्ली जाकर। कहां बस गए थे? दिल्ली जाकर। 143 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से। आलोक मां के लिए दवाई लाया, इसमें प्रयुक्त कारक है कर्म, अपादान, संबंध, संप्रदान। आलोक मां के लिए दवाई लाया, हाँ मां के लिए कौन सा आ जाता है? आप जानते हैं संप्रदान कारक आ जाता है, को के लिए। आगे चलते हैं। 44, हाँ क्योंकि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं जानती हूं। यह कथन 144 नंबर में किसका है? बताओ। यह कथन है देवी सुंदरी का। किसका कथन है? देवी सुंदरी का। यहां से तो कोटेशन का ही प्रश्न आएगा। कुमार नंद ने दीपक जलाने के लिए अग्नि काष्ठ लाने हेतु किसे कहा था? 145 नंबर क्वेश्चन याद है या नहीं है? भूल गए तो नहीं कहीं? यह प्रश्न पहले मैंने दिया था अलका को। किसने कहा था? अलका को। इसमें से कुछ प्रश्न आए हुए पहले। मेवाड़ का योद्धा अपने चित्तौड़ की रक्षा कर रहा है, वह अपने देश के आन और बान के लिए बलिदान हो रहा है, वह अपनी मां का गौरव और बहन की राखी की लाज रख रहा है, उसका प्रतिरोध करना अत्यंत दुष्कर है। यह कथन किसका है? जल्दी से बताओ देखें। 146 में यह कथन पवन सिंह का है,
अरि सिंह का है, अनंग सिंह का है, लाखा का, किसका है? तो ये क्वेश्चन है, ये है कथन अरि सिंह का। किसका है? अरि सिंह का। अब ये कोई पेपर में थोड़ी आएगा प्रश्न, आ जाए तो ठीक है अरि सिंह कर देना, लेकिन ये प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आपको आपकी जांच कर रहे हैं कि आपने वास्तव में पढ़ रखा है, तो ही आप इसका उत्तर दे सकते हो। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं और कोई कारण नहीं होता। श्रीमान कृषकों की आत को कुचलने की चेष्टा न कीजिएगा, ये खेत हमारे जीवन है, इन पर आपका अश्वारूढ़ होकर दौड़ना हमें अति पीड़ाजनक लग सकता है। यह कथन किसने एवं किसके लिए कहा है? जल्दी से बताओ। देखें, यह कहा है चंदानी राजपूत युवती से अरसी ने, अरसी से इसमें होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। अब 149 नंबर क्वेश्चन 48, तुमसे यह हट अच्छा नहीं, रण बिना शक्ति कभी नहीं किया जा सकता, दुर्भाग्य से यहां हम पराजित हो गए तो चित्तौड़ की गुप्त शक्ति तो इससे सारा देश परिचित हो जाएगा और हम कभी भी चित्तौड़ का उद्धार नहीं कर पाएंगे। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन आप जानते हैं, पढ़ा हुआ है, तो आप बता दोगे कि यह कथन अजय सिंह का है। किसका है यह कथन? अजय सिंह का है। 148, ठीक है ना। और 49 नंबर क्वेश्चन 149, लास्ट क्वेश्चन साहित्य का है, फिर तार सप्तक का है, बता देता हूं। लास्ट क्वेश्चन तार सप्तक का है। विश्व महान के हृदय निद्वेश में मूल हो सकता है, नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है। कुरुक्षेत्र के आधार पर बताइए कि मानव समुदाय के हृदय में कौन सा भाव नहीं हो सकता? लालच, दया, ईर्ष्या या द्रोहाग्नि का? मानव समुदाय के हृदय में कभी भी द्रोहा, ये प्रश्न पीछे दिए हुए हैं किताबों के, उनमें से हैं दो चार कुछ प्रश्न द्रोहाग्नि का। और अब हम बढ़ते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप, मुझे पता है 150 आते ही आप फटाफट आंसर की भेजोगे और देखते हैं आज बॉय जीतता है या गर्ल जीतती है। बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आप आंसर की भेज के, फोटो मुझे भेज के तुरंत वापस लाइव आओगे। समझ गए आप? क्योंकि मैं आपको थोड़ा जीके का थोड़ा सा, मेरे अनुसार मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको राय दे रहा हूं, मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी। तो 150 नंबर क्वेश्चन करते हैं पहले। निम्नलिखित तार सप्तक 1943 के कवियों का संगत वर्ग है, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये क्वेश्चन आपको सोचने समझने मजबूर कर देगा। बताओ, सोचो फटाफट इसके बारे में। मुक्ति बोस, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, बताओ देखे जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कर दिया उत्तर? 43 के कवियों का संगत वर्ग है। समझ गए ना आप? तार सप्तक प्रथम के कवि अनेरामू भावगिरी, तो प न राम और गिरजा कुमार, ये रे, ये सारे तार सप्तक के हैं। इसमें ये तार सप्तक की नहीं है, इसमें सॉरी, इसमें ये तार सप्तक का नहीं है, और इधर ये तार सप्तक का नहीं है ना? हाँ ये था, तो समझ गए, इसमें बी ऑप्शन होगा। तो ये हो गए साहब 150, आपने आंसर की भेज दी होगी, बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, कोई खाली जगह, हाँ ये ठीक है, ये कथन ये ठीक है। देखो अभी तक भी मेरा ये मानना है कि अपने पास टोटल कम से कम हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? 12 घंटे पढ़ रहे हैं। आप अगर जो कैसे डिवाइड कर रखा है, आप अपने सही चल रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको अगर लगे तो लास्ट समय में इस तरीके से पढ़ें तो आपको फायदा मिल सकता है। वो क्या तरीका है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि आप, जैसे राजस्थान जीके में इतिहास है, ठीक है, और भूगोल है, ठीक है, और उसके बाद में है संस्कृति, पहले हम पार्ट ले लें, और उसके बाद में है राजनीति, ठीक है, उसके बाद में है मनोविज्ञान, ठीक है, और उसके बाद में है भारत और इंडिया वाला, भारत विश्व, ठीक है। ये तो है जीके। आपको करना चाहिए कि जैसे आज आप इतिहास और भूगोल, इनको एक साथ, इतिहास को पूरे को एक साथ पढ़ के रख दो, भूगोल को एक साथ पढ़ के रख दो, दो सब्जेक्ट को उठा लो और दो सब्जेक्ट को जबरदस्त तरीके से पढ़ के रख दो। आराम से आप, अगर देखो पढ़ा हुआ है, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तब तो पढ़ दोगे। और अगर आपके मान लो वही किताबें पढ़ी है और किताबों से गाइडों से पढ़ोगे तो पूरा दिन में हो नहीं सकता। जिनके शॉर्ट नोट्स, ब्रीफ नोट्स अगर तैयार कर रखे हैं, लास्ट समय के लिए वही होते हैं। अब आपने तैयार कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, तो ये तरीका होगा कि एक दिन, और नहीं कर रखा तो भी आप इतिहास को खींचो आज, एक दिन भूगोल को खींचो, एक दिन संस्कृति को खींचो, एक दिन राजनीति, तो इतने ही दिन है।
समझ रहे हो? लेकिन ये मनोविज्ञान है ना, ये कंटिन्यू चलनी चाहिए। मैंने पहले दिन भी कहा था, मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां ये कंटिन्यू चला लो, अभी तक भी 7 दिन कंटिन्यू चलाओ, ठीक है? इस तरीके से आप एक एक पार्ट पूरा उठा लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। रही बात अब ये जैसे हम साहित्य की बात करें, साहित्य की, साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र, ठीक है? काव्य शास्त्र, और एक हो गया स्नातक और शिक्षण विधियां, ये इतना ही पार्ट है इस बार हिंदी में हमारे, इतना ही पार्ट है। मैंने आपको कहा इसको तो आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ लो, 5-7 दिन 1-1 घंटे पढ़ते रहो, 1-1 1.5 घंटे से ज्यादा दो ही मत समय, ठीक है? इनमें से काव्य शास्त्र है, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको तो एक दिन पूरा निकाल के रख दो, फटाफट एक शॉर्ट नोट्स बना लो कि हाँ लक्षणा का ये भेद है, दिमाग में रहना चाहिए, सारूपा में क्या है, साध्यवसाना में क्या है, उपादान, जरूरत नहीं है काव्य शास्त्र। आपको ये जो स्नातक पार्ट है, इसमें से कहानियां अगर आपने पढ़ दी, ठीक है, यानी एक दिन में पूरी कहानियां पढ़ दो, एक दिन में खून का टीका पढ़ दो, एक दिन में ले रहे हो तो एक एक दिन को उठा लो, बस 5-7 दिन में इसको एक एक दिन में उठाना है, ठीक है? साहित्य, इसको आप यूं मान लो आदि, भक्ति और रीति, कल की डेट में आप पूरा साहित्य पढ़ दो, आदि भक्ति रीति तक। आधुनिक काल को दूसरे दिन लो, 15 तारीख को, 16 तारीख को लो गद्य विधाएं, 3 दिन में साहित्य कंप्लीट करना है। व्याकरण में अब आप ये जो ना संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन पे ध्यान मत दो, आप पर्यायवाची अनेकार्थ वगैरह ये पढ़ो, तो इससे साहित्य बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से हिंदी को तो लगातार हम टेस्ट ले ही रहे हैं, जीके में आप इतिहास, भूगोल, संस्कृति, इनको अगर एक साथ पढ़ोगे ना, तो मेरा मानना है ये सही तरीका रहेगा। इससे क्या होगा, एक बार आपका 6 दिन में सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, 7वें दिन आपको, 7वें 8वें दिन इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, वरना आपको ये रहेगा अरे यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं है। लास्ट वो जो दिन है ना, उस दिन बैठे बैठे बस करंट जी के देखते रहना, फिक्स माइंड में एकदम करंट जी के, इसके अलावा कुछ मत देखना। और उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मन घबराएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स रहकर आपको तैयारी करनी है, करंट जीके पढ़ना है, करंट जीके पढ़ते रहना जितना हो। और जैसे आपको लगे ना कि अब ऊब आ रही है, अब नहीं होगा, अब मन नहीं मान रहा, उस वक्त किताब रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है ये जो छाती पे लेके बैठ रहते हैं ना, पेपर सेंटर पे भी किताबें देख रहे थे, इनको मुझे नहीं लगता कोई फायदा होता है। और तैयारी करने वाले कभी भी किताब साथ में नहीं लेकर जाते हैं, ये हम आप और हम सब देखते हैं, ये किताबें जो एकदम लेके जाते हैं ना गाड़ी पे बैठे हुए, कुछ नहीं होता भाई साहब, क्या पता एक क्वेश्चन आ जाए। अगर तुम अब एक क्वेश्चन आ जाएगा तो इतने दिन क्या कर रहा था? मेरा तो ये मानना है, बुरा मत मानना, आप में से कई ऐसा करते होंगे, गलत तरीका है, उससे आप अपना खुद का ही नुकसान करते हो। लास्ट 15 घंटे होते हैं ना, वो एकदम रिलैक्स के होते हैं, पेपर दो और फ्रेश माइंड से आप 2 क्वेश्चन ज़्यादा सही करोगे, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। कल मैं एक सूचना डालूंगा, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, उसमें परसों के टेस्ट के हैं बीकानेर वालों से मेरा यही कहना है कि आप ऑफलाइन देने आए, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।